क्वेश्चन नंबर 36 में लीगल प्रिंसिपल कहता है जहां पर दोनों पार्टीज टू एग्रीमेंट अंडर अ मिस्टेक हो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट असेंशियल टू एग्रीमेंट को लेकर ऐसा एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। ये बायलेटरल मिस्टेक का केस है एक्चुअली, जहां दोनों पार्टीज अंडर मिस्टेक हो सब्जेक्ट मैटर को लेकर। एक फैक्चुअल सिचुएशन दी, मिस्टर रूपेश एग्री हो जाते हैं बाय करने के लिए मिस्टर जलाल से एक कार, और जिस समय में एग्रीमेंट कर रहे थे उन्हें ये बात पता ही नहीं थी दोनों को कि कार तो हो चुकी है नष्ट। वे उस कार को खरीदने बेचने का एग्रीमेंट कर रहे हैं जो नष्ट हो चुकी थी, जिसका उन दोनों को पता ही नहीं था। ऐसा एग्रीमेंट बायलेटरल मिस्टेक की वजह से हो जाता है वॉइड। फिर क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। ऐसा हर एग्रीमेंट जिसकी ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल होती है उसे वॉइड बोलते हैं। एक फैक्चुअल सिचुएशन दी, मिस्टर थॉमस प्रॉमिस करते हैं मिस्टर जॉनसन से कि मैं अपना जो प्रोसिक्यूशन है जो मैंने तुम्हारे खिलाफ लॉन्च किया है वो मैं छोड़ दूंगा यदि जो तुमने मेरा सामान चुराया है तुम मुझे वो वापस कर दो। जिसके लिए मिस्टर जॉनसन वादा करते हैं कि ठीक है, जो मैंने सामान तुम्हारा लूटा था चुराया था वो मैं वापस कर दूंगा और तुम जो मेरे खिलाफ केस किया है वो वापस ले लो। एक्चुअली इसे बोलते हैं स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफल का मतलब होता है सप्रेस करना, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है जो केस इंस्टीट्यूट हो चुका है। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है फाइल किया गया केस वापस ले लेना। तो फैक्चुअल सिचुएशन या स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन की बात कर रही है। लॉ ये कहता है कि जब किसी के खिलाफ केस हुआ है, उसने गलती करी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। मात्र अपना फायदा देखकर उससे जो है उसके ऊपर जो केस किया गया है वो वापस ले लेना एक तरह से समाज को खतरे में डालना है। तो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होता है, इसलिए अनलॉफुल होता है। तो यहां पर ये एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। आंसर हुआ ए। 38, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू फॉर वांट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट केस फाइल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी किसी के साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं होती। जैसे हमने पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट यदि दो लोगों के बीच में हुआ है, चाहे भले कि तीसरे के हुआ हो, बेनिफिट तीसरे को मिल रहा हो, पर क्योंकि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो लीगल रिलेशनशिप उन्हीं के बीच में है, बाकी सब है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ना तो कोई लायबिलिटी डाली जा सकती, ना ही उसके पास कोई राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सके। जैसे ए जो कि इंडेप्टेड है बी को, सेल कर देता है अपनी प्रॉपर्टी सी को। सी जो परचेजर है वो वादा करता है कि मैं पे ऑफ कर दूंगा डेब्ट्स बी को, पर सी ने बी को पैसे नहीं चुकाए। तो ऐसे केस में जो सी है, क्योंकि वो तो एक तरह से ए और बी के बीच स्ट्रेंजर है, या देखें तो जो ए और सी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें बी तो स्ट्रेंजर है, तो ऐसे केस में बी सू कर सी को उससे पैसे नहीं ले सकता क्योंकि वो है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इसीलिए बी के पास कोई राइट नहीं है सू करने के लिए सी को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बी और सी के बीच में हुआ ही नहीं है, उसे केवल ए एनफोर्स कर सकता है। 39, प्रोविजन क्या कहता है? लीगल प्रिंसिपल, सारे इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होते हैं परंतु सारे वॉइड एग्रीमेंट जरूरी नहीं इलीगल हो। फैक्चुअल सिचुएशन क्या दी गई? ए ने बोरो करे 1000 रुपए बी से पिस्टल बाय करने के लिए ताकि वो सी को शूट कर सके, जो उसने कर भी दिया। हालांकि वो फेल हो गया रीपे करने में बी को, और बी ने सोचा मैं केस फाइल करके अपने पैसे रिकवर कर लेता हूं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच का इलीगल है। और इसके साथ ये जो 39 केस लॉस दे रखे थे या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन या कहें तो हम लीगल रीजनिंग, ये हो जाती है समाप्त।